नमस्कार दोस्तों, जीके तबसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके में हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री में हमारे प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। प्राचीन भारत के इतिहास में हम मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे और मगध साम्राज्य में हमने जो भारत के जो राजवंश थे जिन्होंने मगध साम्राज्य पे यानी कि मगध पे शासन किया, उनको हमने पढ़ लिया था। लेकिन उनके दौरान ही जहाँ जहाँ मतलब भारतीय राजवंशों की जहाँ सत्ता कमजोर होने लगी, खाली स्थान बनने लगा एक तरीके से, तो उस मौके का फायदा उठाते हुए जो विदेशी आक्रमण हुए कब प्राचीन भारत में मगध जो साम्राज्य के दौरान, तो उनको हम देखेंगे आज। तो मगध में होने वाले ये हम कह सकते हैं कि जो महाजनपद काल के दौरान जो विदेशी आक्रमण उनको देखें। तो हमारे यहाँ चल रहा है महाजनपद काल और इसमें जो विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण उनको हम देखेंगे। और इससे पहले हम देख लेते हैं मगध पे जो शासकों ने राज किया, राजवंशों ने शासन किया उनको देख लेते हैं। तो इनको एक ट्रिक से याद किया जाता है, हसीन मसूक शाह। तो ये हसीन जो मसूक शाह है, ये एक ट्रिक है। जैसे ये हरेक वंश हो गया, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य, सोंग और कुषाण। तो ये कणो, यहाँ पे कणो वंश हो गया और ये सातवाहन वंश हो गया। तो ये तो थे भारत के, हम ये कह सकते हैं भारत के राजवंशों ने जो मगध पे जो शासन किया। लेकिन इसी के दौरान जो है बाह्य आक्रमण होने लगे एक तरीके से। यहाँ हम देखेंगे कि नंदों के समय यहाँ से बाह्य आक्रमण होने शुरू हो गए। तो यहाँ पे सेल्यूकस निकट आया, सिकंदर आया। हालांकि सिकंदर से पहले जो भारत में आक्रमण डेरियस ने किया था, ईरान के शासक डेरियस ने। तो अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण या आक्रांता कौन था, तो वहाँ आप सिकंदर करते हो तो गलत होगा। अलेक्जेंडर सिकंदर आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले हम देखेंगे तो एक नंबर पर कौन आएगा, डेरियस। ये ईरान का शासक था, ईरान के अगमनी वंश का। तो ईरान और अगमनी वंश कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये बता सकते हैं। दूसरे नंबर पे आएगा कौन, सिकंदर। ये यूनान का शासक था। और फिर तीसरे नंबर पर आएगा सेल्यूकस निकट, जो सिकंदर का ही क्या सेनापति था, एक थल सेना प्रमुख था। तो ये जो विदेशी आक्रमण हुए ये हो गए कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि नंदों के बाद में, और यहाँ मौर्यों से शुरू होने वक्त यहाँ पे ये जो आक्रमण हो गए। लेकिन अब देखेंगे हम सुंग वंश या सुंग वंश के समय भी हमने पढ़े थे कि विदेशी यौन जो है उन्होंने आक्रमण किया था। और यहाँ हमने डेमेट्रियस, मिनांडर ये पढ़े थे, यानी कि सुंगों के समय भी यहाँ भारत में जो है विदेशी जो आक्रांताओं ने आक्रमण किए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मगध पे तो यही शासन है, यही राज कर रहे थे, लेकिन इनके समकालीन क्या है, विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे। तो हम उनको देखेंगे जो खास करके यहाँ से शुरू हुए थे। जो हिंद यवन शासक होते हैं, इंडो ग्रीक जो शासक थे, वो सुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के समय या पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र होता है अग्निमित्र, उसके समय ये जो आक्रमण होते हैं बाह्य आक्रमण, उनको देखें। तो समकालीन में क्या हो रहा है, यानी कि एक तरीके से बाह्य आक्रमण भी हो रहे हैं। तो आज हम उनको देखेंगे, क्योंकि हमने सातवाहन वंश तक देख लिया था। उसके बाद दक्षिण भारत में एक तरीके से सत्ता ट्रांसफर हो जाती है, आंध्र सातवाहन कहलाते हैं। फिर इनके बाद कुषाण, ये जो विदेशी आक्रांता है यही होता है। कुषाणों के बाद गुप्त वंश आ जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि इन जो राजवंशों के दौरान, ये भारत के ही राजवंश थे, इनके दौरान जो विदेशी आक्रमण हुए इनके समकालीन, उनको देखते हैं। तो आज हम विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। और विदेशी आक्रमण ये हमने देख लिया भारत में जो पहले हुए थे कब, नंदों के समय, और उनको हमने पढ़ लिया। अब आता है सुंग वंश से, और मौर्यों के बाद और सुंग वंश से पहले या सुंग वंश के दौरान ही क्या होता है, जो विदेशी आक्रमण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इनको देख लेते हैं। इनके भी एक ट्रिक है, ISPK, यानी इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। तो इंडो ग्रीक में हम एक नंबर में हो जाएंगे हमारे हिंद यवन, जिसको कहते हैं हम हिंद यवन। इंडो ग्रीक के नाम से इनको जाना जाता है, ये हो जाएंगे इंडो ग्रीक। अब इंडो ग्रीक यानी कि जैसे ये भारत हमारा, तो इस समय क्या हुआ कि जैसे सिकंदर, सेल्यूकस, निकेटर ये सब युद्ध करके चले गए। तो इनके भी तो कोई साम्राज्य था यहाँ, मतलब ये युद्ध हार गए ऐसी बात नहीं है। अगर सेल्यूकस, निकेटर यानी कि सिकंदर का जो सेनापति था, थल सेना प्रमुख था, वो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हार गया। तो इसका मतलब ये नहीं, युद्ध हारने के बाद वो जब वापस गया अपने यूनान में गया, तो उसने
वहाँ तो उनका राजवंश था ही, ऐसी बात थोड़ी थी कि मतलब वो यहाँ से हार गए तो वहाँ भी उनका साम्राज्य खत्म हो गया, तो उसके भी कोई उत्तराधिकारी हुए। यहाँ जिस प्रकार से राजवंश बदलते रहे, यानी उनके नेक्स्ट उत्तराधिकारी आते गए, तो वहाँ भी तो उत्तराधिकारी आते गए। तो ऐसे ही करते करते यहाँ जो है इनके भी मतलब राजवंश निर्मित थे ही, वो आगे बढ़ रहे थे, उनका विकास हो रहा था, मतलब यानी कि पीढ़ियां लाइनें आ रही थी, अगले राजवंश का जो शासन या सत्ता ट्रांसफर हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े, वो यहाँ से पहले जो इनके झड़पें हो रही थी एक तरीके से, तो छोटे मोटे ये जो खुद आपस में आसपास में जीते हुए ये यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक। और ये जो भाग कहलाता है हिंदू कुश वाला, हिंदू कुश के आसपास ये पहुंच गए थे, और इस क्षेत्र को कहा गया बैक्टीरिया। अब हिंदू कुश के आसपास यानी कि ये यहाँ तक पहुंच गए थे। हिंदू कुश में हो गया ये जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, कंधार, ये फिर पंजाब सिंध वाले ये जो क्षेत्र है ये जीत चुके थे, और इन्होंने यहाँ जो अड्डा बना लिया, अपनी यहाँ सेना लेके आ गए एक तरीके से, यहाँ तक इन्होंने अपना विस्तार कर लिया, तो ये बैक्टीरिया तक पहुंच गए। और फिर इन्होंने क्या है, भारत पे आक्रमण करने की जो कोशिश की। तो इसमें जो एंटियोकस प्रथम होता है, हिंद यौवन शासक, जो मतलब ये थे हिंद यौवन, तो ये थे इंडिया में आके बस गए यहाँ, मतलब पहले वाला क्या, सिकंदर आया युद्ध करके चला गया, सेल्यूकस आया युद्ध करके, ये सिकंदर आया, सेल्यूकस निकटर आया, ये तो युद्ध करके आए, और डेरियस आया तो युद्ध करके आए, लूट लाट के या जो भी था जीत के वापस चले गए। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ आए और यहीं बस गए, मतलब कुछ समय के लिए बसे, लेकिन यहाँ आगे बस गए, इसलिए इसको इनको हिंदी यौवन कहा जाता है। मतलब यानी कि ये आके हिंदुस्तान में बस गए, यौवन थे वहां से आए थे लेकिन हिंदुस्तान में आके बस गए कुछ समय के लिए, तो इनको हिंदी यौवन कहा जाता है। अब एंटियोकस प्रथम था, तो उसने क्या किया कि अपनी जो ये अक्षुण्ण का यानी कि ये जो इनका क्षेत्र था बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया इसने जीत लिया। जैसे पंजाब है, सिंध है, ये जो भाग था यहाँ पे कंधार का, काबुल, जो भी मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला ये क्षेत्र, भारतीय पश्चिम उत्तर वाला भाग, तो इन्होंने यहाँ तक जो है जीत लिया और इस क्षेत्र को अक्षुण्ण रखा। तो एंटियोकस ने ये अक्षुण्ण रखा और यहाँ तक है जो ये जीत के बैक्टीरिया वाले भाग में ये आ गए। अब इन्होंने भारत में एंट्री जो लेने की कोशिश की, यानी तो इसके बाद इनका जो अगला शासक है उसने डेमेस्टियस था, उसने ये जो भारत पे आक्रमण किया, और डेमेट्रियस ने जो भारत पे आक्रमण किया, और उसके साथ ही एक और आक्रमण होता है, और वो मिनांडर में भारत ने आक्रमण किया, लेकिन यहाँ ये हार जाते हैं भारत वालों से। और यहाँ उस समय जैसे मिनांडर और इसके समय भारत में जैसे हमने आई वो देखा था पहले, तो हसीन मसूद सा, तो उसमें यहाँ कौन होता है, सुंग वंश होता है, पुष्यमित्र सुंग यहाँ पे शासन कर रहा होता है, तो सुंग वंश हो गया, पुष्यमित्र सुंग और अग्निमित्र से। तो ये युद्ध किसे, अग्निमित्र से होता है इनका, अग्निमित्र से। और ये जब युद्ध हार जाते हैं दोनों, अग्निमित्र जीत जाता है, तो ये वापस चले जाते हैं। तो इस समय क्या हुआ, यह मतलब पुष्यमित्र सुंग का शासन था जो मौर्यों के बाद आता है, या कणों के बाद ये कह सकते हैं। तो हसीन मसूद शाह में ये हम देखते हैं। तो यहाँ जो ये युद्ध हार जाता है तो ये वापस चला जाएगा। फिर इनके साथ जो है मिनांडर है, मिनांडर को जो है नागसेन क्या करता है कि इनको जो है बौद्ध धर्म की जो हमने पढ़ाई था उसमें जो हमने सुंग पढ़ा था उसमें देखा था कि ये इसको बौद्ध धर्म की क्या शिक्षा दे देता है। और मिनांडर इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है नागसेन द्वारा। फिर इसके बाद एक इनका राजदूत आता है, और ये होता है हेलियोडोटस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो जो आए थे जो विस्तार के राज्य विस्तार, या जो मतलब कहते हैं साम्राज्य विस्तार, इसका नाम दे सकते हैं हम, युद्ध करने के लिए आए थे, साम्राज्य विस्तार के लिए आए थे। जबकि ये क्या शिक्षा लेने के लिए आया था, एक तरीके से हम शिक्षा कह सकते हैं इसको, क्योंकि राजदूत था, इसको मतलब युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, ये केवल शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। और ये जो था ये अंतोलिया का जो मतलब इनका जो तीसरा राजा होता है अंतोलिया, उसका राजदूत होता है, वो भेजता है कि भाई दो पहले गए थे वो हार के आए, हम वहां जाके क्यों हारे, इसलिए अपने जो हेलियोडोटस था उसको भेज दिया अपने, यानी कि जो राजदूत था। तो वो यहाँ से आया बौद्ध धर्म यानी कि जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया, और यहाँ की जो जानकारी लेके गया, और यहाँ सीखने के लिए आया, पढ़ने के लिए आया, ज्ञान अर्जन करने के लिए आया। तो इसलिए जो इनका मतलब ये युद्ध करने के मतलब वो राजदूत दूत किस लिए आता है, मतलब वो सिर्फ जानकारी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है।
तो तीसरा जो शासक था अंतोलिया का जो हेलियोडोटस है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए है। और यहाँ नागसेन मिलिंद बंधु एक ग्रंथ की रचना करने, यानी नागसेन मेनांडर को जो है बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, बौद्ध धर्म का ज्ञान देता है। तो मिलिंद बंधु नाम के ग्रंथ में इनका जो उल्लेख है वो जानकारी जो बताता है बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी। तो इसलिए कहते हैं मिलिंद पनो, यानी मिलिंद पसंद है, खुश है। और मेनांडर जो है वो शिक्षा लेने के बाद यानी कि खुश है, खुश हो गया। तो इसका इसमें जिक्र मिलता है। फिर हम देखते हैं कि हिंदू यूनान ने इन्होंने जो भारत को क्या दिया या भारत ने इनसे क्या सीखा। भले ये युद्ध करने के लिए आए या कुछ मतलब कुछ समय रुके भी थे, लेकिन इन्होंने ये कह सकते हैं कि क्योंकि देखो युद्ध हारना इन्होंने शुरू किया था, बाकी उन्होंने धीरे धीरे ट्राई की, तो कुछ समय के लिए यहाँ जम गए थे। फिर अपने मित्र ने यहाँ पे पूछे तो उनके समय युद्ध हुआ और ये युद्ध हारे, उससे पहले तो ये भारत में ही थे। तो हम कह सकते हैं इनका सबसे जो भारत को दी वो सबसे पहला था खगोल विज्ञान कह सकते हैं हम। तो इन्होंने बताया था कि सूर्य जो है पृथ्वी मतलब केंद्र में और पृथ्वी इनके चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बताया। इन्होंने आकाशीय दूरी मापक, ये जो चीजें थी खगोल के बारे में, ग्रह नक्षत्र के बारे में इन्होंने बताया। दूसरा ज्योतिष, भारत में ज्योतिष का बहुत विकास हुआ, मतलब हिंदू या जो इंडो ग्रीक जो शासन आए थे के शासनकाल के समय में। तीसरा था समय, यानी कि टाइम का जो एक्यूरेट जो टाइमिंग, पहले हमारे तो यहाँ जो भी मानक थे या भारतीय जो भी मान लेते थे कि जब हमारी परछाई नहीं बनती है तो दिन में 12 बजती है, ऐसा माना जाता था। क्योंकि 12 बज जाती है तो परछाई नहीं बनती, सूर्य एकदम ऊपर रहता है। और फिर भी कुछ सुबह के, शाम के, सांझ का तारा, उसके हिसाब से शुक्र के हिसाब से ध्रुव तारा, उसके हिसाब से जो टाइमिंग सेट किया जाता था। और ये ध्रुव तारे के हिसाब से ये मान लिया जाता है उत्तर दिशा है, या जो भी मानक थे हमारे उसके हिसाब से। तो यहाँ खगोल, ज्योतिष, समय, इन आदि है चीजों का जो विकास हुआ। और साथ में गणित का। तो ये जो है ये मतलब हिंदू यूनानी, ये हम कह सकते हैं जो इंडो ग्रीक शासक है उनकी जो भारत के लिए देन है। और इनको मतलब जो क्या चीज पसंद आई ये भी तो लेके गए। इनको काली मिर्च इनको बहुत पसंद आई, तो ये क्या कि साथ में जाते वक्त क्या लेके गए, काली मिर्च लेके गए। और इसको क्या यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है। यवन मतलब यही जो यानी यूनान के शासक थे, और प्रिय मतलब इनके खास थी, तो इनको काली मिर्च को क्या दिया, यवन प्रिय जो इसका नाम दिया। और ये इसका प्रिय भोजन हो गया एक तरीके से, था मसाला लेकिन ये साथ में लेके गए, तो इस वजह से ये मतलब यानी कि इनका वो पसंद हो गई एक तरीके से, या पसंद का भोजन मतलब मसाला कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदू यवनों का जो इम्पोर्टेंस थी या इन्होंने जो शासन किया भारत में वो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें हम मेनांडर का, डेमेट्रियस का ये याद रख सकते हैं, हेलियोडोरस अंतोलिया का जो राजदूत था। और यहाँ जो मतलब यानी कि मिलिंद पनो है, तो ये नागसेन जो है मेनांडर से जो वार्ता करता है और यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में जानकारी देता है, उसका उल्लेख है। और इन्होंने जो खगोल, ज्योतिष, समय, ये गणित, ये सब दी थी किन्होंने, जो हिंदू इन्होंने भारत को मतलब ये इनकी देन है। और ये काली मिर्च जिनको यवन प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, ये हम कह सकते हैं इनकी इम्पोर्टेंस थी। अब इसके बाद एक और जो बाह्य आक्रमण करने वाले हिंदू यवनों के बाद में, इंडो ग्रीक के बाद में आते हैं, वो होते हैं शक। शक कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, इनको भी देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि शक जो है ये यूसी कबीले के जो शासक होते हैं वहां से ये आते हैं। यही मतलब है कि यूनान का ये इतनी हम कह सकते हैं बैक्टीरिया से आगे जब देखते हैं तो ये पश्चिम उत्तर भारत में ही था, एक तरीके से भाग था। तो ये कहाँ से थे, यूसी कबीले से, यूसी कबीला। तो यूसी कबीला वालों ने क्या है कि ये जो इनको भगा दिया, इनको शकों को, यहाँ से इनके मतलब इन पे आक्रमण हुए, अत्याचार किए गए, तो ये भाग के आ गए इंडिया में। इंडिया आने से पहले इनकी अलग अलग शाखाएं थी। एक तो यहाँ हम कंबोज कह सकते हैं, या फिर अफगानिस्तान में, दूसरी यहाँ तक्षशिला पाकिस्तान तक आ गई। फिर इनकी 3 शाखाएं थी, एक यहाँ इंडिया में, तो ये मथुरा में आ गई, चौथी यहाँ पे ये उज्जैन में आ गई, और 5वीं यहाँ पे ये जो है नागपुर में आ गई। तो ये अफगानिस्तान कंबोज हम इसको कह सकते हैं। और ये तक्षशिला पाकिस्तान, ये और ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश में एक तरीके से, ये उज्जैन और ये नागपुर।
तो ये महाराष्ट्र में इनकी जो अलग अलग ये तीनों शाखाएं यहाँ पर आ गई। अब वो इन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की धीरे धीरे, ये तो दो यही सेट हो गए, आगे बढ़े ही नहीं, और ये इधर भारतीय जो राजाओं के साथ युद्ध करने लगे। अब जब शक भारत में आए थे तो शकों के समय भारत में जैसे पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो आता है हमारे सातवाहन वंश आ जाता है। तो इधर भारत में कौन सा शासन करता था? सातवाहन वंश जो है राज कर रहा था, शासन कर रहा था। अब देखो सातवाहन वंश यहाँ तक आ गए दक्षिण में, क्योंकि ये देखो यहाँ तक घुस गए, अंदर तक आ गए शक। तो इसका मतलब हुआ सातवाहन की सत्ता पहले यहाँ थी, फिर ये सातवाहन मतलब पुष्यमित्र आया, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे ट्रांसफर हो गया, फिर अंदर सातवाहन यहाँ तक जो साम्राज्य विस्तार से लगा। तो यह जो खाली जगह भरी इसको शकों ने भरा, बाह्य आक्रमणकारियों ने। तो ये शक यहाँ तक आ गए। अब इनके मालवा वालों के साथ युद्ध होने लगे, इनके साथ युद्ध होने लगे। तो ये जो थे मतलब यानी भारत में जो उस समय राजवंश काम कर रहा था, यानी कि कार्य कर रहा था या सत्ता में था सातवाहन वंश, उनके साथ इनके युद्ध हो रहे थे। अब यहाँ पे था एक शासक गुजरात में, रुद्रदामन। और रुद्रदामन है जो इनका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख होता है, जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत बात का प्रथम ये कहा जाता है, संस्कृत भाषा का अभिलेख है। और इसमें 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है। एक चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही है जो यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और ये जूनागढ़ अभिलेख में जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो उसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य, मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजकीय घर से यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। दूसरा कि रुद्रदामन ने, और रुद्रदामन का उल्लेख है कि मैं रुद्रदामन गुजरात का शासक मतलब जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता हूँ। तो इसने क्या किया, जीर्ण द्वारा पुनर्निर्माण कराया। फिर एक आता है गुप्त वंश का शासन स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त भी उसका भी उल्लेख बनता है, क्योंकि वो भी तो यहाँ शासन करवा मतलब यानी कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख में 3 जो शासकों के नाम है वो कौन कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, ये हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे सातवाहन वंशों में जैसे सिमुक हुआ था सातवाहन वंश की स्थापना करने वाला, हाल हुआ था जो मतलब योग्य शासक था, लेकिन यहाँ का जो प्रतापी शासक था वो मतलब जीएसपी था, मतलब जीपीएस, जिसे हमने मतलब गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो उनके जो ठीक ठाक चला इसका साम्राज्य विस्तार वगैरह। और उसके बाद आया जो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। तो बीपीपी का जो युद्ध है वो किसके साथ हुआ, रुद्रदामन के साथ। रुद्रदामन ने इसको हरा दिया। वैसे तो सातवाहन वंश ठीक ताकतवर थे, लेकिन रुद्रदामन जैसे सख्त शासक है तो इनको सामने जो हार हो गई। यहाँ जैसे गुप्त धीरे धीरे हम देखेंगे आगे गुप्त आ जाता है, तो विक्रमादित्य है जो इसको हरा देता है। तो मतलब यहाँ शकों के साथ ये शक हारने लगे, क्योंकि ये यहाँ से युद्ध काबिला से खुद प्रताड़ित हो गए या परेशान हो गए, तो यहाँ इंडिया में मतलब भारत में आए थे और यहाँ इनके साथ बुरा हाल हो रहा है। फिर ये इस प्रकार जो शकों का भारत में मतलब आगमन हुआ और शकों ने यहाँ पे जो शासन किया, और यहाँ जो ये परेशान हो रखे थे, हार गए थे। तो फिर इनके बाद क्या हुआ कि एक और जो शासक आया या राजवंश आया हम कह सकते हैं, ISP के पल्लव वंश। ये पल्लव है, न कि पल्लव है। पल्लव हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में, और ये है पल्लव। तो पल्लव का मतलब यानी कि कोई खास इतना इंपॉर्टेंस नहीं थी, ये आए थे और मतलब आए और गए, ऐसा ही था, क्योंकि इसमें कोई खास प्रतापी शासक भी नहीं हुआ। और इस समय कुछ कह सकते हैं कि ईसाई मिशनरीज वगैरह आए थे, ऐसा जॉन थॉमस करके कोई नाम था, वो आया था। और बाकी इनका कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। और ऐसा माना जाता है कि पल्लव वंश है, जो पल्लव वंश है वो यानी कि जो शकों के बाद यहाँ आए थे। तो इनका कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, मतलब इसका नाम जरूर था, लेकिन इसमें और नाम यही है कि जो पुरुषपुर कहा जाता है, पुरुषपुर पेशावर इन्होंने है जो राजधानी अपनी बनाई थी। और इनका एक थोड़ा सा उल्लेख मिलता है, वो मिलता है पाकिस्तान की तख्तेगढ़ी अभिलेख में। पल्लव वंश का इनका उल्लेख मिलता है, तख्तेगढ़ी अभिलेख है पाकिस्तान में, उनमें इनका जो उल्लेख मिलता है कि भैया जो है हम कह सकते हैं कि पल्लव जो आए थे, और इन्होंने थोड़ा ईसाई मिशनरी का जो थॉमस करके ईसाई प्रसार करने वाले आए थे, तो ये इनकी जो इम्पोर्टेंस थी थोड़ी। अब उसके बाद होता है कुषाण।
जैसे कनिष्क वगैरह है। अब मुझे लगता है कि मतलब यानी कि कनिष्क का नाम तो कुटफिशिस था, लेकिन वो जो था हिंदी में मतलब इंडिया में नाम रखना पड़ा कनिष्क कि लोग उसको थोड़ा बहुत समझे, तो ऐसा नहीं लगे कि ये भाई विदेशी है। यहीं आके बस गए थे। तो देखो यहाँ शक है, वो भी वहां से आए, यहाँ के बस गए। और हिंदी यूनानी थे, इंडो ग्रीक थे, वो भी आए यहाँ बस गए। लेकिन पल्लवों का कम शासक था, बहुत मतलब कम इम्पोर्टेंस थी, ज्यादा कोई राजा थे नहीं, नींद में कोई खास दम था, आए और चले गए, कोई थोड़ी बहुत इनकी इंपोर्टेंस जरूर थी। अब इसके बाद आते हैं कुषाण। कुषाण भी क्या होती है, ये शकों के 5 शाखाएं होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ जो यूसी कबीले में सही ये जब इनको भगा के देखते हैं कि वापस क्यों नहीं आया अभी तक, ऐसा क्या हुआ, मतलब यानी कि शकों को ये यहाँ से परेशान करके भेज देते हैं। ये यूसी कबीले वाले ये सोचते हैं कि अभी तक वापस क्यों नहीं आए, अब मतलब आ जाएंगे, लेकिन आए ही नहीं। तब इनको लगा कि ऐसा क्या हुआ, तो ये इसके क्या पीछे पीछे आ गए। तो यानी कि जो पीछे से आते हैं वो कौन, कुषाण ही होते हैं। लेकिन ये जो शकों ने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया, या जो भी ये झड़पें हुई इंडिया में, या फिर कोई खास नहीं कर पाए, लेकिन अपना ये तो सब जो भी प्रयास किए, उसके बाद जो इनके पीछे से इनके निगरानी करने के लिए और आते हैं कि जो पहले गए थे वो अब कहाँ गए, आए नहीं वापस। क्योंकि देखो किसी को भगाते हैं तो वापस आने की कोशिश करता है। आप किसी को भी देख लो, किसी पशु पक्षी को हो भी आप छेड़ते करते हो तो भी वो अपनी, कहते नहीं कि साइंस का भी नियम है, हर वस्तु अपनी परिवर्तन का विरोध करती है, वही बात है। तो ये क्या किया, से भगाया जा रहा था, वापस आ रहे थे, तो इनको ऐसा लग रहा था कि वापस क्यों नहीं आए। तो ये इसी कबीले वालों को लगा कि भाई शक वापस क्यों नहीं आए, इसलिए ये पीछे पीछे आ गए। और यही कौन थे, कुषाण थे। तो इसलिए कुषाणों को पढ़ेंगे हम कल, क्योंकि उनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा है। कनिष्क वगैरह तो यहाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि कुटफिलिसिस जो उनका नाम भले ही मतलब यूनान में था, या भाई जो शासक थे वहाँ मतलब उस समय, या वहाँ उनका ऐसा नाम जरूर था, लेकिन बाद में आके उन्होंने कुषाण या मतलब कनिष्क ऐसा नाम रख दिया, जिससे भारत वालों को लगे कि हमारे ही थे। ऐसा नहीं था, वो विदेशी आक्रमण था, या विदेशी आक्रमण बनकारी या यूनानी, या ये कह सकते विदेशी जो शासक थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में विदेशी आक्रमण यानी कि मगध साम्राज्य के समय कौन कौन से हुए उनको देखा, और कल हम जो है लास्ट पढ़ेंगे कुषाणों को। और इसके साथ ये मगध हमारा काफी मतलब यानी कि जो मादन काल है लगभग समाप्त हो जाएगा, फिर गुप्त काल आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जरूर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।